हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के विधेयकों की चर्चा करेंगे। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो संदीप, विक्रांत, राहुल। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जो क्वेश्चन आवर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है उसकी हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट या संसद की विधायी शक्तियां। संसद की विधायी शक्तियां यानी संसद के पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला याद रखिएगा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो विषय हैं उस पर कानून बना सकती है। कौन? पार्लियामेंट। सेकंड, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट का मतलब क्या? ऐसे विषय जो कि इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? पार्लियामेंट को। यानी पार्लियामेंट के पास पता है, आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है रेजिडुअरी पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है, ये आप जानते हैं। इसके बाद की बात करते हैं तीसरा, पार्लियामेंट कैन मेक extraterritorial legislation. Parliament can make extraterritorial legislation. यानी कि पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है? जो संसद है वो भारत के बाहर जो रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, पार्लियामेंट जो है भारत के बाहर जो रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उसके लिए भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए, भारत के क्षेत्र के बाहर भी अगर कोई भारतीय नागरिक रहता है, कोई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनके लिए भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर एनआरआई के लिए भी प्रोविजन है। ओके, तो इसके बाद की बात करते हैं चौथा, प्रेसिडेंट के द्वारा इश्यू ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के द्वारा इश्यू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के द्वारा इश्यू ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से पास होने के बाद ही परमानेंट लॉ बनता है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद ही परमानेंट लॉ बनता है, यानी कि अस्थायी कानून बनता है, परमानेंट लॉ बनता है। और पांचवा याद रखिएगा, पार्लियामेंट कैन अमेंड। पार्लियामेंट कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो पार्लियामेंट है वही क्या कर सकती है? वही हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। These are the legislative powers of parliament. Parliament can make law on subject of union list and concurrent list. Parliament can make law on residuary subjects. Parliament can make extraterritorial legislation, and Parliament can amend our constitution. Parliament जो है वो क्या कर सकती है? याद रखिएगा,
वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो इशू किया गया ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद ही क्या बनता है, परमानेंट एक्ट बनता है, अन्यथा वो लैप्स हो जाता है, ऐसा आपको बताया था। तो ये सभी के यहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं पार्लियामेंट को, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। हाँ डेफिनेटली शुभम, बिल्कुल है ना, बिल्कुल होता है। कई क्वेश्चंस जो हैं उससे डिफिकल्ट होते हैं, है ना, लेकिन बट अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपके नोट्स में, आपके नोट्स से लगभग मतलब 90 मतलब लगभग सारे सवाल आपके नोट्स से ही होंगे अगर आप प्रॉपर चीजों को समझ रहे होंगे, है ना। 3 को हिंदी में बोल दो, ठीक है, लिख लो हिंदी में। संसद गैर क्षेत्रीय विधान बना सकती है ना। दूसरा समझ नहीं आया, दूसरा मैंने लिखा है पार्लियामेंट जो है रेजिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकता है। अवशिष्ट विषय क्या होता है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 विषय हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 विषय हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि इसमें से किसी में नहीं है, उसको क्या बोलता है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय। और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, उस पर कानून बनाने का अधिकार है किसे, पार्लियामेंट को। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक पहले लिख लीजिए आप लोग, यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। टाइप ऑफ बिल्स, टाइप ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, टाइप ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में अलग अलग प्रकार के विधेयक। तो याद रखिएगा पॉइंट यहां पर, बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले, बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले, बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले मेंबर के आधार पर, बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले मेंबर के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन सा होता है, कि उस बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है इसके आधार पर यह बिल 2 प्रकार का है। एक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल, या फिर उसे क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक। और दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निजी सदस्य विधेयक, निजी सदस्य विधेयक। ओके, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल, सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक। याद रखिएगा यहां पर आपका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बिल की। गवर्नमेंट बिल क्या होता है, जब किसी बिल को, वन एनी बिल is introduced, when any bill is introduced by a minister, जब किसी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट बिल। याद रखिए, इट रिफ्लेक्ट व्हाट, गवर्नमेंट बिल है ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, इट रिफ्लेक्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये किसको दर्शाता है, ये किसके बारे में बताता है, ये बिल जो सरकारी विधेयक होते हैं, जो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की पॉलिसीज के बारे में बताता है। अब बताइए
अगर कोई बिल मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो क्या ये जो बिल है, इस बिल के पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम? सिंपल है, अगर कोई बिल गवर्नमेंट बिल है, मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको पास होने के जो चांसेस हैं, इसके पारित होने के जो चांसेस हैं, वो क्या होंगे आपके? वो अधिक होंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो आप बता सकते हैं। कैन आई मूव? ओके, नाउ याद रखिएगा, गवर्नमेंट बिल के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पास होने के चांसेस, यानी इसके पारित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके पास होने के चांसेस, इसके पास होने के चांसेस अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा, जो आपका गवर्नमेंट बिल है, इसके बारे में कि इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन पूर्व, 7 डेज, 7 दिन पूर्व बताना होता है। यानी कि अगर आप कोई कोई गवर्नमेंट बिल ला रहे हैं, इस गवर्नमेंट बिल को लाने के लिए आपको 7 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम जो गवर्नमेंट बिल ला रहे हैं, जिस भी हाउस में लाएंगे उस हाउस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपने। हम जो है इस दिन क्या ला रहे हैं? गवर्नमेंट बिल ला रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसे संबंधित मंत्रालय विभाग के द्वारा लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया जाता है। यानी ये जो आपका बिल है, कौन सा बिल? तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे, उसके लिए बिल को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, इसे तैयार करना पड़ेगा बिल को। ये ड्राफ्ट कौन? मिनिस्टर खुद करेगा, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। याद रखिएगा, वो मिनिस्ट्री या फिर जिस डिपार्टमेंट के लिए वो बिल ला रहा है, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में वो मिनिस्ट्री या वो डिपार्टमेंट क्या करेगा? हेल्प करेगा, वो तैयार करेगा उस बिल को। और साथ ही साथ वो किसके सलाह के साथ, किसके सहयोग के साथ? लॉ मिनिस्ट्री के सहयोग के साथ, कानून मंत्रालय के सहयोग के साथ वो क्या किया जाता है? उस बिल को ड्राफ्ट किया जाता है, उस बिल को तैयार किया जाता है, उस बिल के जो प्रावधान होते हैं उसको वहां पर बनाया जाता है। क्लियर? लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल की, जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है ये क्या होता है? निजी सदस्य विधेयक जो होता है ये क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? जब किसी बिल को मिनिस्टर के अलावे किसी अन्य मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए, जब किसी बिल को मिनिस्टर के अलावे किसी अन्य सदस्य के द्वारा, किसी अन्य मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। When any bill is introduced by other than minister, इंट्रोड्यूस किया जाता है जब किसी बिल को मिनिस्टर के अलावे किसी अन्य मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं निजी सदस्य विधेयक, या फिर उसे हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और दोस्तों याद रखेंगे, ये जो बिल है, इस बिल को पास होने के चांसेस जो हैं ये क्या होते हैं? ये क्या बताता है? तो याद रखिएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल किसी मैटर पर, किसी मुद्दे पर, किसी मैटर पर उसके मूड
को दर्शाता है, इसके मूड को रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी मैटर है उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या मूड है, क्या विचार है ना, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। सर पॉलिटी पढ़ के अब लग रहा है कि मिनिस्टर लोग अपने ही काम के लिए आपस में लॉ बनाते हैं और अमेंडमेंट करते हैं। अच्छा, ओके, थर्ड लाइन इंग्लिश में बोल दीजिए प्लीज। थर्ड लाइन कौन सा? दिस वन इट इज ड्राफ्टेड विथ, it is drafted by related ministry or department with help of law ministry. It is drafted by related ministry or department with help of law ministry. Okay. ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी मैटर पर उसके मूड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मूड को क्या करता है, दर्शाता है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग इसके आगे अभी मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मनी बिल को भेज सकता है मतलब? मनी बिल पर अभी आता है ना उमंग। मनी बिल एक प्रकार का गवर्नमेंट बिल है ना, एक प्रकार का गवर्नमेंट बिल है मनी बिल। अभी बात करेंगे मनी बिल की। ये तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि बिल कितने प्रकार का होता है। सेकंड पॉइंट है कि देखिए, मान लीजिए कि कांग्रेस कोई बिल ला रही है, अब जिसमें मैटर से रिलेटेड बिल ला रही है वो कांग्रेस के मतलब मूड को दर्शाएगा कि अच्छा इस मैटर पर कांग्रेस का क्या मूड है, क्या कांग्रेस के दिमाग में चल रहा है ना। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगला है इसके पास होने के चांसेस, इसके पास होने के चांसेस, इसके पारित होने के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि ये किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया, मिनिस्टर के अलावा किसी के द्वारा लाया गया। यहां पर ये चीज भी और याद रखिएगा आप, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहां पर लिखा मिनिस्टर के अलावा किसी मेंबर के द्वारा लाया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल, तो इसका मतलब ये मत समझना कि रूलिंग पार्टी के जो, मतलब मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं, रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं वो नहीं ला सकते, रूलिंग पार्टी के एमपीज भी एमएलएज भी ला सकते हैं। कोई भी मिनिस्टर के अलावा अगर किसी भी मेंबर के द्वारा कोई बिल लाया गया तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट मेंबर, भले ही वो मेंबर रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना हो, अपोजिशन का ही क्यों ना हो। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन जो मतलब एक्ट है 2005 उसके तहत वो नहीं आता है ना कोमल, ये है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पास होने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसके बाद देखिए, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 महीने पूर्व, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का नोटिस देना होता है, 1 मंथ का नोटिस देना होता है। यानी कि अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो इसके लिए आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि हम एक प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है इसे तैयार करना, इसे प्रिपेयर करना उस मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसे प्रिपेयर करना उस मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यानी कि उस बिल को तैयार करना ये उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सदस्य कैसे तैयार करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ना तो किसी मिनिस्ट्री का, ना किसी डिपार्टमेंट का किसी का हेल्प नहीं मिलेगा, ना तो लॉ मिनिस्ट्री का किसी का हेल्प नहीं मिलेगा। वो बिल को तैयार करना है, आप अपना खुद तैयार करिए, खुद ड्राफ्ट करिए। क्लियर? यानी कि जो भी मेंबर उस बिल को ला रहा है उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिल को क्या करना, ड्राफ्ट करना। क्लियर? लेकिन यहां पर नोट में आप 2 पॉइंट याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि प्राइवेट मेंबर बिल को सिर्फ ओनली फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओनली फ्राइडे को
इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन फ्राइडे। और दूसरा याद रखिएगा कि एक सत्र में, एक सेशन में ओनली 3 प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है। एक सेशन में ओनली 3 प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है, यानी कि एक सत्र में सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई ना कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ना, गवर्नमेंट बिल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। अब उस बिल के अंदर क्या मामला है, उस बिल के अंदर मामला क्या है, उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे कि अब जो है ऑर्डिनरी बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास कब तक एंड होगा, मतलब समझ नहीं रहे हैं मामला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें। अब देखिए टाइप ऑफ बिल्स, उसके अंदर क्या मैटर है, उसके आधार पर टाइप ऑफ बिल्स कितने प्रकार के हैं। तो वो है पहला ऑर्डिनरी बिल, फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फिर तीसरा मनी बिल, फिर चौथा फाइनेंस बिल। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे बोलते हैं साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, इसे बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इसे बोलते हैं धन विधेयक, इसे बोलते हैं धन विधेयक, और इसे हम लोग बोलते हैं वित्त विधेयक। क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक। आपके एग्जाम के पहले पहले खत्म हो जाएगा सत्यम जी, है ना? ठीक है, चिंता मत करिए आप इसके लिए। 3rd नंबर वाला बता दीजिए एक बार फिर से। ओके, थर्ड नंबर है मनी बिल यानी धन विधेयक है, इसे आप लिखिए फिर चलते हैं इसका, है ना? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, एक एक करके इन सभी बिल्स को देखते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी बिल, और सत्यम जी आपका लगभग मान लीजिए कि 80% सिलेबस ना कंप्लीट आपका हो चुका है ना? 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। जो मेन टॉपिक्स हैं सारे हमने कवर कर लिए, अब छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। आपसे ज्यादा चिंता है मुझे आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का, तो परेशान मत होइए आप। साधारण विधेयक, टॉपिक तो कोई छोड़ नहीं सकते हैं ना जी, सारा टॉपिक कराना है ना, और सबको साथ में भी लेकर चलना है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा हम सिर्फ आए और पूरा पढ़ा के निकल जाए, किसी को समझ आए नहीं आए कोई मतलब ही नहीं। ऐसा भी करने का कोई फायदा है क्या? फिर याद रखिएगा, इससे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी जो ऑर्डिनरी बिल है इसे आप कहीं पर भी ला सकते हो, लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। ठीक,
हम लोग जब बात करते हैं दूसरा कि ये जो ऑर्डिनरी बिल है इसे मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, तो मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर्स हैं प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि ये ऑर्डिनरी बिल जो है ये मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो मतलब ऑर्डिनरी बिल है। सवाल उठता है क्या सर इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? क्या इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? तो याद रखिएगा इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होता है। प्रेसिडेंट का परमिशन नहीं चाहिए। यानी कि ऐसे आप ऐसे लिख लो, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना इंट्रोड्यूस किया जाता है। और याद रखेंगे इसे संसद के दोनों हाउस से, इसे संसद के दोनों हाउस से सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, यानी पारित किया जाता है। यानी कि इस बिल को, जो ऑर्डिनरी बिल है, इसे किस मेजॉरिटी से पास करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर के अलावे विनय जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर्स बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर या विधानसभा विधान परिषद के अंदर मिनिस्टर के अलावे जितने भी सदस्य हैं, है ना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइवेट मेंबर बोलेंगे, निजी सदस्य बोलेंगे। ठीक है विनय जी? चलें आगे। सर पार्लियामेंट में मिनिस्टर के अलावे लोग भी लॉ बनाते हैं क्या? अरे मिनिस्टर पहले लॉ बनाता ही नहीं, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। हाँ, पार्लियामेंट लॉ बनाता है ना। हाँ, मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं? उस बिल को ड्राफ्ट करती है, बिल को तैयार करती है, लेकिन लॉ तो जब पार्लियामेंट पारित करता है तब बनता है ना जी। हैं? बिल्कुल, राज्यसभा में भी मिनिस्टर होते हैं। उमंग, आप मतलब कहाँ हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा दिया, आप भूल गए क्या? पूरा पिछला जो हमने पढ़ा उसको भूल चुके हैं? कई बार हुआ है पूनम, है ना, कई बार हुआ है। रिसेंट में अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, है ना, आता रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, याद रखिएगा अगर ऑर्डिनरी बिल पर दोनों हाउस में डेडलॉक हो जाए, यानी गतिरोध हो जाए, डेडलॉक हो जाए, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, है ना जी। ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक होता है तो प्रेसिडेंट बुलाता है ना ज्वाइंट सेशन। और याद रखिएगा ज्वाइंट सेशन में कोई बिल किस मेजॉरिटी से पास होता है? ज्वाइंट सेशन में ऑर्डिनरी बिल को किस मेजॉरिटी से पास करते हैं? ज्वाइंट सेशन में ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। कैसे पास करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत से पास किया जाता है। जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई ऑर्डिनरी बिल जाता है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सहमति दे दें,
एसेंट दे दें, यानी सहमति दे दें। सहमति दे देंगे तो ये बिल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्ट में। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी सहमति नहीं दे सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं उसे। और तीसरा, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ कितनी बार, रिकॉन्सिडरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, लेकिन कितनी बार, सिर्फ एक बार। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, कितनी बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, मतलब जो पीडीएफ है बोर्ड का वही खुद से नोट बनाना है आपको। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हाँ, कल शायद क्वेश्चन होगा, कल आपका सेशन है, क्वेश्चन वाला होगा 12 बजे के बाद से यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर होगा वो। आगे चलें, यहां तक सभी ने नोट कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक। याद रखिएगा, इसे पार्लियामेंट के किसी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे पार्लियामेंट के किसी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे पार्लियामेंट के किसी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो देखिए संविधान संशोधन विधेयक है, ये संविधान के अंदर चेंज करने के लिए लाया जाता है, संविधान के किसी प्रावधान में बदलने के लिए लाया जाता है ना। संविधान का कोई प्रावधान है, उसको अगर चेंज करना है तो उसे क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये किसी भी मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये मिनिस्टर के द्वारा ही लाया जाए, ये मिनिस्टर के द्वारा भी लाया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है, ठीक है। नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कोमल जी, है ना, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता इसका, ठीक है। याद रखिएगा तीसरा, कि जो संविधान संशोधन विधेयक, इसे प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बिना, प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के बिना, प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बिना, इसके लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए नहीं, पूर्व अनुमति के बिना इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। याद रखिएगा, इसे पार्लियामेंट के दोनों सदन से, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और इसमें कौन सा विशेष बहुमत, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस अब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दोनों ही चाहिए यहां पर, प्लस अब्सोल्यूट मेजॉरिटी, है ना, प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से विशेष बहुमत से पास करना होता है।
पास करना होता है, पहले आप इतना लिखेंगे, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है करण, है ना। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कौन सा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही साथ वो जो संख्या हो वो हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का जो 50% है उससे अधिक हो। याद करिए जब हमने मेजोरिटी वाला टॉपिक पढ़ा था, बताया था आपको मेजोरिटी वाले टॉपिक में, ठीक है। तो कौन सा बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, इसमें भी कौन सा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस अब्सोल्यूट मेजोरिटी, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, सीएबी मैंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है, सीएबी पर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर सहमति देना अनिवार्य होता है। यानी कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है इस केस में, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, कि बस आपको सहमति देना और कुछ नहीं कर सकते आप। और ये कब जोड़ा गया प्रोविजन, एडेड बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970 कि प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन विधेयक पर क्या है, सहमति देना अनिवार्य है ना। याद रखिएगा, अभी लिखने के लिए दे देंगे बिना टाइम, थोड़ा सा बस इसे कंप्लीट कर लेने दो। याद रखिएगा कि अगर संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर पार्लियामेंट के दोनों हाउस में डेडलॉक हो, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में यानी दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो यानी कि गतिरोध हो, डेडलॉक हो, तो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं बुलाया जा सकता है। और याद रखिएगा अगर संविधान संशोधन विधेयक हमारे संविधान के, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको मैंने इफेक्ट मेजॉरिटी वाले में बताया था, अगर संविधान संशोधन विधेयक हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर यानी जो संघीय संरचना है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी जो केंद्र राज्य संबंध वाला जो चीज है, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय संरचना में चेंज करने के लिए लाया जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए लाया जाता है, तो इसे आधे राज्य के, जो आधे राज्य के विधानमंडल से सिंपल मेजोरिटी से, आधे राज्य के विधानमंडल से सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई कराना होता है, रेटिफाई कराना होता है, यानी कि वहां आधे राज्यों के विधानमंडल से सहमति लेनी होती है ना। अगर संविधान संशोधन जो है वो केंद्र राज्य संबंध में बदलाव करने के लिए लाया गया है, यानी कि जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट से अगर हम स्टेट लिस्ट में डाल दें, अगर हम स्टेट लिस्ट से किस में डाल दें, यूनियन लिस्ट में डाल दें, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दें, है ना, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, यस डेफिनेटली। इज इट क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या है तो बताइए। इसके बाद हम चलेंगे अगले पॉइंट पर, अगले मुद्दे पर मूव करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मनी बिल। व्हाट इज मनी बिल? ठीक है,
चला आगे। सर जुडिशियल डिपार्टमेंट पर नजर रखने के लिए पार्लियामेंट कुछ कर सकता है, लाइक जजमेंट वैलिड या इनवैलिड, नेचुरल या न्यूट्रल या पार्शियल। देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट के पास यही मतलब ऑप्शन होता है कि कोई भी अगर जुडिशियल डिपार्टमेंट है, कोई भी जुडिशियरी है ना, अगर वो कोई गलत निर्णय लेती है तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो इम्पीचमेंट के द्वारा उसको रिमूव कर सकती है, उसको हटा सकती है ना, अगर कोई ऐसा करता है तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट क्या करती है, अगर कोई जजमेंट दिया गया मान लीजिए किसी कानून को लेकर, तो पार्लियामेंट कानून बना करके उसको नलीफाई कर सकती है। ऐसा इंदिरा गांधी ने कई बार किया था, आपको एग्जाम्पल में बताया भी है ना, कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, पार्लियामेंट ने उस जजमेंट के अगेंस्ट कानून पारित कर दिया, है ना, उस जजमेंट को नलीफाई कर दिया, है ना, बताया तो है कई बार। सर लास्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए। आप स्पेशल मेजोरिटी वाला लेक्चर देखेंगे पूनम जी, वहां पर मैंने एक बताया था स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। अगर कोई हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी ऐसे प्रोविजंस जो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है, अगर उन प्रावधानों में बदलाव लाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, इसे पार्लियामेंट से तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, टाइप 3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। साथ ही साथ इसे आपको आधे राज्यों के विधानमंडल से सिंपल मेजोरिटी से क्या करना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़ता है, वहां से भी सिंपल मेजोरिटी से आपको सहमति लेनी पड़ती है, तभी वो संविधान संशोधन हो सकता है। ओके, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मनी बिल। मनी बिल यानी धन विधेयक। डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110। इसका क्या डेफिनेशन है, वी विल गो इन डिटेल, हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप ना जो ग्रुप है ना, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, आप उसमें डाल सकते हैं, है ना, मैं एक बार ओवरव्यू कर लूंगा वहां पर। अच्छा, वहां पर भी नहीं डाल सकते हैं क्या आप लोग? इमेज तो डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो है डिफेंस वाला, केजीएस डिफेंस, उसमें आप डाल दीजिए, मैं एक बार ओवरव्यू कर लूंगा कोमल, है ना। चलिए नेक्स्ट है मनी बिल की। जब बात करते हैं, इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे पार्लियामेंट के दोनों सदन में नहीं ला सकते भाई साहब, इसे सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाया जा सकता है, लोकसभा में। दूसरा, इसे सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि इसे सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जब ये मिनिस्टर के द्वारा सिर्फ लाया जाएगा तो यानी कि ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट बिल है, यानी कि एक प्रकार का ये सरकारी विधेयक है। सर इसे लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, तो याद रखिएगा इसे प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद, प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद यानी प्रायर परमिशन के बाद लाया जाता है। इसे प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद यानी कि प्रायर परमिशन के बाद लाया जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखिएगा इसे लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से, इसे लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। याद रखिएगा अगर इसे राज्यसभा मनी बिल को, राज्यसभा मनी बिल को पास कर, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। संशोधन के सुझाव दे सकती है, या मैक्सिमम 14 डेज तक, 14 दिन तक होल्ड कर सकती है।
यानी लोकसभा क्या करे, लोकसभा इसको क्या करेगा, पास करेगा सिंपल मेजॉरिटी से, राज्यसभा के पास भेजेगा। अब राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन है, राज्यसभा या तो इसे पास करते, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट अपना सहमति देंगे, हो गया, काम बन गया। दूसरा, राज्यसभा क्या कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट के सुझाव दे सकती है, कह सकती है कि भाई साहब इसमें लोकसभा थोड़ा सा देखो भाई, इसमें कुछ अमेंडमेंट कर लो, कुछ सुझाव, कुछ मतलब संशोधन कर लो। अब लोकसभा उस संशोधन को माने भी ना माने, मान करके भी मान ले या फिर नहीं माने और उसे पारित कर देता, कहता नहीं ना ये सब तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, संशोधन दे दिया तुमने, ठीक, संशोधन का मतलब सुझाव दे दिया, बस इतना करो, अब ये मानना नहीं माना हमारे ऊपर छोड़ो। राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ संशोधन के सुझाव दे सकती है, सुझाव मतलब संशोधन कर नहीं सकती। और तीसरा, राज्यसभा क्या कर सकती है, उसे मैक्सिमम 14 दिन तक क्या कर सकती है, अपने पास होल्ड कर सकती है। अगर राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पास कर दे तो ठीक, और अगर नहीं पास करे तो इसे राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है 14 दिन के बाद। 14 दिन में अगर ये राज्यसभा पारित करती है तो भी ठीक, और अगर ये पारित नहीं करती है ना, तो इसे याद रखिएगा, इसे क्या मान लिया जाता है, राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है 14 दिन के बाद। ओके, पहले आप इसे लिखेंगे, फिर इसके आगे चलते हैं। आर्टिकल 4 में ऑर्डिनरी बिल से पास करने की बात की है, जबकि आर्टिकल 2 तो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करती है। कैसे करती है फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्टेड, शिवम जी बताइएगा थोड़ा। आर्टिकल 2 क्या करता है, कोई फॉरेन टेरिटरी है उसको भारत में शामिल करता है आर्टिकल 2। वो फेडरल स्ट्रक्चर को कहां, केंद्र राज्य के संबंध को कहां बदल रहा है, आप ये थोड़ा बताइए। क्या अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को भारत में शामिल कर लिया जाएगा तो इससे क्या केंद्र और राज्य के बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, वो कहां से प्रभावित होंगे उससे, ये बताइए। आर्टिकल 3 केंद्र और राज्य के संबंध कहां पर प्रभावित हो रहे हैं आर्टिकल 3 में बस टेरिटोरियल जो मतलब जो क्षेत्र है उसका वो बदल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आर्टिकल 3 के तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्य के कानून बनाने की पावर को छीन रही है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हाँ, जो भारत का जो मतलब बाउंड्री है, भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो ऐसा कर सकती है। तो केंद्र राज्य संबंध कहां पर प्रभावित हो रहे हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, राज्य का डिवीजन करके छोटा राज्य बना सकते हैं फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर डेवलपमेंट, ऐसा कर सकते हैं। आया समझ में या नहीं? क्लियर है? हाँ जी बताइए, फिर चलते हैं इसके आगे। चलें आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है? तो मनी बिल को, ये तो आपको पता ही है, लिखाया है, मनी बिल को आला स्पीकर सर्टिफाई करता है, लोकसभा स्पीकर सर्टिफाई करते हैं। याद रखिएगा, अगर राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पास नहीं करती है, 14 दिन के अंदर पास नहीं करती है, तो इसे राज्यसभा से पास मान लिया जाता है, राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है, राज्यसभा से पार मान लिया जाता है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, एंड राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, राज्यसभा ना तो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है और ना ही क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। मनी बिल पर ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन का
मनी बिल पर डेडलॉक की स्थिति में, मनी बिल पर डेडलॉक की स्थिति पहले तो बनेगी ही नहीं, है ना। तो सिंपल ऐसे ही लिख लो, मनी बिल पर ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास जब मनी बिल जाता है, प्रेसिडेंट मनी बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं, मनी बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट ऑन मनी बिल, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट मनी बिल, प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट मनी बिल, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इस मनी बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट cannot return it for reconsideration, यानी प्रेसिडेंट इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। इट मीन्स व्हाट, हमने पहले देखा है कि राष्ट्रपति जो है मनी बिल को क्या नहीं कर सकते हैं, मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो हैं इस पर सस्पेंस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जब वीटो पावर पर रहे थे, तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक पर सस्पेंस वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इतना पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा, लोकसभा के लिए राज्यसभा के संशोधन को मानना, लोकसभा के लिए राज्यसभा के सुझाव को मानना, मनी बिल पर राज्यसभा के सुझाव को मानना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर लोकसभा टू एक्सेप्ट रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। सर ये तो प्रेसिडेंट के साथ जबरदस्ती करवा जाता है, जब वो कोई आइडिया नहीं दे सकते तो उनसे पूछा ही क्यों जाता है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट के पद को कहाँ से, मतलब कहीं से लिया नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट के पद की सिमिलरिटी है वो किससे है, वो ब्रिटेन के किंग और क्वीन से है। प्रेसिडेंट हमारे देश में क्या है, बस नॉमिनल हेड है ना। ऑलरेडी ये सब बता रखा है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, हाँ क्लियर है बेना। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, है ना। रिटर्न इट फॉर रिकॉन्सिडरेशन, ओमकार, रिटर्न इट फॉर रिकॉन्सिडरेशन। मनी बिल क्यों लाया जाता है आदित्य, कल हम लोग मनी बिल के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कल ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स हैं ये हम कवर करके कल हम आगे के मुद्दे पर मूव करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस फिर हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, व्हाट इज कॉन्फिडेंस मोशन, अलग अलग प्रकार के, व्हाट इज मतलब अलग अलग जो प्रस्ताव होता है ना, व्हाट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन, है ना। अलग अलग जो मोशंस हैं पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल ही मनी बिल को डेफिनेशन भी डिफाइन भी करेंगे, मनी बिल को क्यों लाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है ना। क्लियर है आदित्य। मनी बिल को नॉर्मली याद रखिएगा, सरकार पैसा जो खर्च करने के लिए जो लाती है कि भारत सरकार का जो संचित निधि है उससे अगर पैसा खर्च करना है तो उस पैसे को खर्च करने के लिए लाया जाता है मनी बिल। ठीक है, आज से नहीं है छुट्टी, कल क्लास है आपकी रोशन जी, है ना, कल क्लास है आपकी, ठीक है ओके। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि छुट्टी है। चलिए ठीक है, फिर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है किसी को कोई डाउट। मनी बिल के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखा है, आर्टिकल 110 चंद्रेश, आर्टिकल 110 तो लिखा हुआ है मनी बिल का डेफिनेशन। कल हम मनी बिल का डेफिनेशन देखेंगे। अरे बताया तो, इसका हिंदी मतलब आप हिंदी ही पूछ रहे हैं ना, सहकारी समितियां सूचना के अधिकार के अधिनियम के परिधि में है या नहीं। अच्छा ये समझ में नहीं आया,
हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, सहकारी समितियों के ऊपर, जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आएंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, मेंबरशिप से समाप्त हो जाता है लोटा, है ना, मेंबरशिप उसका समाप्त हो जाता है, वो एमपी एमएलए के पद से हट जाता है, यही उसकी सजा है ना। ऐसा नहीं कि जेल नहीं भेजते हैं, उसमें सदस्यता समाप्त कर देते हैं। ठीक है लोटा जी, नाम तुम्हारा बहुत बढ़िया है ना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।